हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट डिकोडर। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन बन रहा है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की हाउसिंग डिमांड्स को देखते हुए आवास फाइनेंसियर्स एक उभरता हुआ सितारा नजर आता है। अपने आईपीओ के बाद से एक राइजिंग स्टार माने जाने वाला स्टॉक आज बहुत ही प्रेशर में है और अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। आज इस वीडियो में देखेंगे आवास की हिस्ट्री, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स और सबसे इंपॉर्टेंट उसके गिरने के रीजंस। और वो क्या रीजंस हैं जो आवास फाइनेंसियर्स को बनाते हैं अ ग्रेट स्टॉक टू कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म। आवास फाइनेंसियर्स की स्टोरी स्टार्ट होती है 2011 में, जब इसे एयू हाउसिंग फाइनेंस के नाम से स्टार्ट किया जाता है। फोकस था छोटे शहरों में यानी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में मिडिल इनकम ग्रुप और सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स को एक हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देना। 2017 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस यूनिट को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग प्रिंसेस और केदारा कैपिटल को बेच दिया और उसका नाम चेंज करके आवास फाइनेंसियर रख दिया गया। 2018 में आवास फाइनेंसियर्स अपने आईपीओ को लेके आते हैं 821 के प्राइस बैंड पे और आईपीओ के बाद से ही ये बन जाता है इन्वेस्टर्स की आंखों में एक चमकता सितारा। ये स्टॉक फेब 2022 में 3000 को भी क्रॉस कर जाता है और उसके बाद से स्टार्ट होती है इसकी बुरी जर्नी। इसके बाद से कंटिन्यूअसली आवास फाइनेंसियर्स अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है और स्टॉक प्राइस गिरते गिरते 1300 तक भी पहुंच जाता है। कंपनी का मॉडल सिंपल है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में छोटे टिकट साइज के लोन बांटना, जिनका एवरेज लगभग 10 से 11 लाख होता है। ये उनको दिया जाता है जो लोग अपने सपनों का मकान चाहते हैं, एक छोटा घर, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड के लिए घर सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि सोशल सिक्योरिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर है। इस सेगमेंट में रिस्क हाई होता है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में लोगों के पास उनके पक्के डॉक्यूमेंट्स जैसे सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन यही रीजन होने की वजह से इस सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी हाई होते हैं। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे और समझते हैं कि आखिर क्या है इसका फाइनेंशियल्स और क्यों इसका स्टॉक प्राइस इसके फाइनेंशियल्स का साथ नहीं दे पा रहा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे चलें, हम देख सकते हैं कि इसका करंट प्राइस 1528 का है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 20, 52 वीक हाई 2238 और 52 वीक लो 1517 का। अब हम सबसे पहले चलते हैं इनके क्वार्टर्स में और देख लेते हैं कि ये क्वार्टरली कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अगर हम इनके जून 2022 के क्वार्टर को देखें तो ये 353 करोड़ का था, फिर ये लगातार बढ़ता है और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ये हर साल बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट हर साल, एक दो छोटे से डिप को छोड़ दो तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप जून 2025 का क्वार्टर देखो तो वो जून 2024 के क्वार्टर से काफ़ी अच्छा है रेवेन्यू के टर्म्स में। फिर अगर प्रॉफिट की बात करो तो इनका प्रॉफिट 89 करोड़ था जून 2022 में और 139 करोड़ है जून 2025, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ मानी जा सकती है। इसकी असली पिक्चर हमें पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो जो रेवेन्यू 54 करोड़ की थी 2014 में, वो मार्च 2025 में बढ़ के 2355 करोड़ की हो जाती है, जो कि एक इंप्रेसिव ग्रोथ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़ के 574 करोड़ का हो चुका है। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी ये ऑल टाइम हाई पे है। और अगर हम किसी बेस्ट ईयर की बात करें तो ये ईयर इनके लिए बेस्ट ईयर रहा है। तो इनके फाइनेंशियल्स में ऐसी दिक्कत है क्या? मुझे तो इनके फाइनेंशियल्स में कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स है। उसका एक बड़ा रीजन है, अगर आप यहां पे देख पाओ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर आप इनके 10 साल की ग्रोथ देखोगे तो ये 37% की दिखेगी। फिर 5 ईयर की ये गिर के 21% होती है। 3 ईयर्स में फिर लगभग 21 के करीब 22 की होती है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% की है। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ में देखोगे तो ये 10 ईयर्स का CAGR 41% का है, 5 ईयर्स का 18%, 3 ईयर्स का 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 16%। आप देखोगे कि इनके प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार एक डी ग्रोथ दिख रही है। इसका रीजन सिंपल है, जब कंपनी बहुत छोटी थी तो ये एक्सेप्शनली बढ़ पा रही थी, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप इमेजिन करो कि अगर आप आज एक करोड़ की कंपनी स्टार्ट करते हो तो इजी होता है, अगर आपके पास आइडियाज हैं, कस्टमर्स हैं, उस 1 करोड़ की कंपनी को 10 करोड़ पहुंचाने का। बट फिर 10 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचाना और 100 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंचाना, ये काफी मुश्किल होता जाता है। आप जैसे जैसे 10 या 100 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो, ये बहुत ही टफ हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो आईटी कंपनीज में। छोटी आईटी कंपनीज हो सकता है कि इस साल 2000 करोड़ का बिजनेस करती हूँ और नेक्स्ट ईयर 4000 करोड़ का बिजनेस कर ले, बट ये सेम चीज टीसीएस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे कंपनीज का साइज बड़ा होता है
उनके उतने ही तेजी से ग्रो करने के चांसेस हमेशा ही कम होते हैं। और अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये महज 5 साल में 2% के सीएजीआर से बढ़ा है। 3 साल में इसने एक डी ग्रोथ दिखा के इन्वेस्टर्स के पैसे को बर्बाद किया है और 1 साल में भी 11% का हमें लॉस दिखता है। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूएशंस को चेक करते हैं। हमने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू तो देख लिया। अगर आप पीई रेशियो में जाओ तो ये अपने 5 साल के क्या, ये अपने ऑल टाइम लो पीई पे चल रहा है, ऑल टाइम लो। इतना सस्ता ये स्टॉक आज तक नहीं था। ये 2018 से लॉन्च हुआ है और अगले 7 साल में ये अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे चल रहा है। फिर हम इसके प्राइस टू बुक रेशियो को भी देखते हैं, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें पीबी रेशियो देखना पड़ता है। हेयर अगेन 7 साल में ये अपने लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, जो कि ऑलमोस्ट 2.8 का है। और इनका जो मीडियन यानी एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5.2 है। तो ये अपने एवरेज से बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो एक स्टॉक जिसका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, वैल्यूएशन ऑल टाइम लो, अब ये चीज़ें बहुत कम कंपनीज में मिलती हैं और कुछ बेस्ट मौके मिलते हैं ऐसी कंपनीज पे कैपिटलाइज करने के लिए। आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है। हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे जो इस स्टॉक को बहुत अच्छा बनाती है। हम इनके डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखो तो 207.4 बिलियन रुपीज़ का है। अगर आप रिटेल लोन्स देखो तो 99.5, क्योंकि ये मोस्टली रिटेल में ही काम करते हैं। उसके बाद ब्रांचेस जो हैं जो कि 397, अगेन 400 ब्रांच इज़ अ गुड नंबर ऑफ ब्रांचेस। और अगर आप यहाँ देखो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए तो ये भी बहुत कम है, 1.22 और 0.84। और आवास फाइनेंसियर्स ने, अगर आप देखोगे थ्रू आउट इनके बैलेंस शीट में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने अपने एनपीओ को बहुत कंट्रोल में रखा है। हम एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं और आप देखोगे तो इन्होंने अपना एसेट बहुत अच्छा मेंटेन किया है। अगर आप यहाँ देखो ग्रॉस एनपीए तो ये 1.08, 1.10, 1.13, फिर 1 से भी कम हो जाता है। तो ये मोर और लेस बस 1 के पास ही है। यहाँ 1.22 थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। और नेट एनपीए देखो तो 0.84, 0.84 ये इसी के करीब रहा है। अब अभी भी देखो तो 0.84 है। तो एसेट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, इनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप देखो हमने जो बंधन बैंक का रिव्यू किया था, बंधन बैंक का एनालिसिस किया, तो आपने देखा था कि उनका ग्रॉस एनपीए 77% का था, विच वॉज ह्यूज, विच वॉज एक्सट्रीम फॉर अ बैंक। क्योंकि जब तक आपकी पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इन्वेस्टर्स का इस पे प्रॉफिट पे बिलीव नहीं आएगा। अगर हम की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की बात करें तो आप देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट 16% से ग्रो किया है, विच इज गुड साइन। 16% इज एक्चुअली अ गुड ग्रोथ कंसिडरिंग द काइंड ऑफ मार्केट्स वी आर इन राइट नाउ। उसके बाद अगर डिसबर्समेंट देखोगे तो डेफिनेटली 5% डी ग्रोथ हुई है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बट स्टिल 5% बहुत बड़ा फिगर नहीं है। ये आने वाले टाइम में एक बार मार्केट ठीक होगा तो ये से कवर कर सकते हैं। अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करो तो ये मार्जिन भी इनका 17 बेसिस पॉइंट से बड़ा है, 17 बेसिस पॉइंट यानी 0.17%। तो आप देखोगे 7.31 से बढ़ के ये 7.48 तक का हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% से बढ़ा ही है। तो इसमें ऐसा आपको कोई बहुत खराब चीज नहीं लग रही है, अभी तक तो मुझे कोई खराब चीज नहीं दिखी इसमें। अब ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फ्यूचर ग्रोथ को समझने के लिए। इन्होंने अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा था अपने विजन और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अब आप यहाँ देखो आवाज 1.1, यहाँ आवाज 1.0 दिया हुआ है। ये फेज था इनका 2012 से 16 तक, जब ये ऑलमोस्ट इनके पास कोई ब्रांच नहीं थी। यहाँ से लेके ये 2016 को फिनिश करते हैं, ऑलमोस्ट ये बीच का फिगर है, तो ऑलमोस्ट 150 ब्रांचेस आप मान लो। और अगर आप इनका बिजनेस देखो तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक बढ़ा और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। फिर यहाँ से ग्रोथ आती है आवाज 2.0 में, जो कि 2016 से 2023 तक चला फॉर 7 ईयर्स। और अगर आप इनके 2023 से 2030 फाइनेंशियल ईयर 30 के एंड तक देखो तो इनका प्लान क्या है, आप देखो कितना अच्छा इनका ग्रोथ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनका स्लैंट हो गया है 2204
करोड़ और 207 करोड़, बट ठीक है, देयर आर टाइम्स जब यहाँ चीज़ें होती हैं ऐसी। अब इनके प्रमोटर्स में भी यहाँ देखो चेंज आ गया है। अब इनका जो प्रमोटर है दैट इज CVC, केदारा कैपिटल एग्जिट कर चुका है पूरी तरीके से। ये न्यू प्रमोटर्स हैं, नई तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, तो ट्रांजिशन में भी कभी कभी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन इनका जो अगर आप टारगेट देखो वो है मैसिव 550 करोड़, डबल से भी ज़्यादा। और अभी हम Q1 FY26 में आ चुके हैं, तो इनका प्लान तो बहुत मैसिव है। सिर्फ 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर ये अपने बिजनेस को मैसिव 250% तक बढ़ाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव व्हेन इट कम्स टू द एम्बिशन ऑफ द कंपनी। तो ये तो रहे इनके फाइनेंशियल्स और की हाइलाइट्स और इनका विजन। हमने सब चीज़ों पे डिस्कस किया कि कैसे हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट रेवेन्यू के बाद भी, लोवेस्ट वैल्यूएशन के बाद भी स्टॉक ऑलमोस्ट 50% डाउन है। हम इसे इसके टेक्निकल चार्ट्स पे एक बार देख लेते हैं। अब अगर हम इनके चार्ट को देखें तो आप देखोगे ये अपने ऑल टाइम लो जो लगभग 1350 का था वहां तक, तो अगर आप इनका करंट प्राइस देखो तो ऑलमोस्ट 1527 के करीब है, और इनका जो लोवेस्ट इन्होंने टच किया था दैट वाज अराउंड 1320, और इनका हाईएस्ट कितना था, तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें जो 2020 फेब के करीब में था, 2022 फेब के करीब था, वो ऑलमोस्ट 3351, तो 3351 तक ही गया था। अब देखते हैं वहाँ से, अब देखते हैं कि अगर, क्योंकि इनका फाइनेंशियल्स बहुत सॉलिड है, अगर इनके पास इनका 1-2 साल बहुत अच्छा जाता है और ये 2 साल में अपने टॉप पे आते हैं, अपने हाई को टच करते हैं, जो आज नहीं तो कल तो करेंगे ही, 116% का हमें अपसाइड दिख रहा है। स्टॉक काफ़ी बैलेंस दिखता है, कंसिस्टेंट दिखता है, एक ट्रैजेक्टरी है ग्रोथ की। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स बार बार डिप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फ्यूचर की बात करें तो गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग पुश, जैसे PM आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, इस कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। और अगर आप एक इंडियन की एवरेज लाइफ देखो तो अभी हमारे बहुत कम लोगों के पास घर है, खुद का एक अच्छा घर। बहुत लोगों के जो अपने घर हैं वो बहुत ही खराब कंडीशंस में हैं। तो अभी ये अफोर्डेबल हाउसिंग या ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट है, इनकी जो इंडस्ट्री है, अभी ये बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मल्टीपल टाइम्स, नॉट ओनली फ्यू परसेंटेजेस, कई टाइम्स बढ़ेगी। लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें स्टडी चाहिए, इसमें एक साइकोलॉजी चाहिए, बट डेफिनेटली स्टॉक पिकिंग एक इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा काम था आपको एजुकेट करना, मेरा काम था आपके सामने चीज़ों को एज इट इज़ लेके आना। बाकी आप अपने पैसे के मालिक हैं, उसका डिसीजन आप हमेशा आपके हाथ में रहेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमने अपना इंस्टाग्राम पेज भी एक्टिव कर दिया है, जहाँ पे अभी हमने 3 वीडियोस डाले हैं जो कि 90 सेकेंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स हैं, और वो सेम वीडियोस मैंने अपने शॉर्ट्स फीड में भी डाली है यूट्यूब की। तो प्लीज़ शॉर्ट फीड्स में जाइए और जो 90 सेकेंड एनालिसिस वीडियो है उसे गो थ्रू करें, और प्लीज़ अपनी फीडबैक लिखें, हम कैसे 90 सेकेंड एनालिसिस को और भी अपीलिंग और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। किसी और स्टॉक के एनालिसिस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिखिए और लिखिए एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपको अगर इन्फोसिस का एनालिसिस चाहिए तो लिखिए इन्फोसिस डैश एनालिसिस। हम कोशिश करेंगे, टाइम जितना परमिट करेगा, आपके सामने वो वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।